आज हम देखते हैं मटेरियल एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मटेरियल टर्म है ये यूज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर, और इससे मुराद ऐसे गुड्स यानी चीज़ें होती हैं जिनको ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्शन के अंदर, और प्रोडक्शन से बाद वो उसे क्या बनाती हैं, फिनिश गुड्स। मतलब कि ये जो मटेरियल है ये लफ्ज़ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर इस्तेमाल होता है ऐसी चीज़ों के लिए जिनको वो अपनी प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उससे फिनिश गुड्स बनाते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं, जिस तरह हमने नीचे एग्जांपल ली हुई है कि ये हमारे पास कुछ वुड है और इसके अलावा हमारे पास नीचे कुछ टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके किया जाता है, और इस्तेमाल करने के बाद हम क्या बनाते हैं, टेबल बना लेते हैं या कुछ और तरह का फर्नीचर बना लेते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हमारे पास, ये हमारे लिए मटेरियल होगा, और ये जो चीज़ बन के हमारे पास है ये हमारे लिए फिनिश गुड्स कहलाएगी। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम इस मटेरियल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, यानी कोई भी अगर चीज़ हो तो उसकी कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किस किस चीज़ से मिल के उस चीज़ की कॉस्ट बन रही होती है। जिस तरह हमारे केस में टेबल था, अगर तो हमारा टेबल किस किस वजह से बना होगा। एक हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ जिसकी हमने ऊपर बात की, वुड। अब डायरेक्ट लेबर यूज़ होगा, किसी बंदे ने इस लकड़ी के ऊपर काम किया तो उससे टेबल बना, उसकी भी कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होगी। और फैक्ट्री ओवरहेड भी इसके अंदर लगे होंगे, यानी जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो खर्चे अखराजात हुए हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएंगे, और ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तो तब हमारे पास ये टेबल बनेगा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे तो हमने मटेरियल की बात किया, जर्नली मटेरियल की बात की। अब देखते हैं कि ये डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। जिस तरह एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में बाकी डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड हैं, इनके ऊपर अलग वीडियोस बनेंगी, और हमारा इस वीडियो में सिर्फ फोकस है मटेरियल के ऊपर। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये डायरेक्ट मटेरियल से क्या मुराद है। अब अगर हम मटेरियल की क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज की बात करें तो हमारे पास मटेरियल दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट मटेरियल। अब हम बारी बारी देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और फिर देखेंगे कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास ऐसा मटेरियल होता है जो कंपनीज डायरेक्टली यूज़ करती हैं, और उनको अपनी फाइनल प्रोडक्ट यानी फिनिश गुड के अंदर वो चीज़ जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो नज़र आ रहा होता है। जिस तरह हमने अपनी एग्जांपल ली थी, टेबल अगर बना रहे हैं हम, तो उसके अंदर जो हमारी वुड लगी है, ये वुड इस टेबल के लिए डायरेक्ट मटेरियल होगी। और इसकी एक और निशानी ये होती है डायरेक्ट मटेरियल की कि इसकी जो कॉस्ट है, यानी कि जो डायरेक्ट मटेरियल होता है उसकी कॉस्ट हम फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आसानी के साथ बता सकते हैं कि कितनी कॉस्ट इस डायरेक्ट मटेरियल की वजह से हमारी इस प्रोडक्ट के ऊपर लगी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस तरह हम अपने अगर एग्जाम्पल की तरफ वापस जाएं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टेबल है इसके अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है ये हमें नज़र आ रही है, और हम ये भी बता सकते हैं कि एक टेबल बनाने के लिए हमारी कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई है, यानी कि हम इसकी लकड़ी की कॉस्ट को आसानी से बता सकते हैं कि इस टेबल के ऊपर लकड़ी की कॉस्ट कितनी लगी हुई है। अब अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मटेरियल की, तो इनडायरेक्ट मटेरियल किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए ऐसा मटेरियल होता है जो उसने इनडायरेक्टली यूज़ किया हुआ होता है और वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता। इसका मतलब ये हो गया कि जो किसी भी बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा वो उसको उसकी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर नज़र नहीं आ रहा होता। अगर हम अपनी इस एग्जांपल की तरफ वापस चलें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमने टेबल बनाया था, इस कंपनी ने लकड़ी को इस्तेमाल किया और टेबल बनाया। अब सिर्फ लकड़ी से ही नहीं बना, बल्कि लकड़ी के ऊपर ये उसने टूल्स इस्तेमाल किए हैं, ये इसके अंदर कीले इस्तेमाल किए हैं, ग्लू इस्तेमाल किया है, बाकी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, तब ये इस लकड़ी से टेबल बना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्लू लगा हुआ है या ये जो औजार जितने इस्तेमाल हुए हैं ये इस टेबल के अंदर नहीं नज़र आ रहे हैं कि कितनी थोड़ी इस्तेमाल हुई है, कितनी अमाउंट से ये इसने आरी इस्तेमाल की है, या और कोई भी अगर टूल है तो वो कितनी अमाउंट का इस टेबल के ऊपर लगा हुआ है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हमें इस अपनी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, हमारे केस में अगर टेबल है उसके अंदर जो नज़र नहीं आ रही, वो हमारे इस टेबल के लिए इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएंगे। और इस इनडायरेक्ट मटेरियल की दूसरी निशानी ये होती है कि इनकी जो कॉस्ट होती है, जो खर्चा हुआ होता है इनडायरेक्ट मटेरियल के ऊपर, वो हम नहीं बता सकते कि हमारी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कितना है।
अब हमने ये देख लिया कि हम मटेरियल क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने जिस तरह पहले बात की थी कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर जो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, ये एक अहम हिस्सा होता है और इसके अलावा ओवरहेड और लेबर का भी एक अहम रोल होता है किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में। तो ये हम यहाँ देखते हैं कि जो डायरेक्ट मटेरियल है वुड, ये हम डायरेक्टली इसको चार्ज करेंगे टेबल के ऊपर, लेकिन ये जो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कॉस्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डायरेक्ट अपनी फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर, तो इन तमाम जो मटेरियल्स होंगे इसकी जो हमारे पास कॉस्ट होगी वो हमारी चार्ज होगी फैक्ट्री ओवरहेड को। अब हम ये कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर फ़र्क इसलिए देख रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट को चार्ज होगा और जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा ये फैक्ट्री ओवरहेड से होता हुआ फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज होगा। इसलिए कंपनी को ये जानना होता है कि उसका डायरेक्ट मटेरियल का कितना खर्चा हुआ है और वो उसने जो इनडायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल किए हैं वो कितने इस्तेमाल किए हैं और वाया फैक्ट्री ओवरहेड वो अपनी प्रोडक्ट को चार्ज करता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर मटेरियल क्या होता है और इसके अलावा हमने मटेरियल की क्लासिफिकेशन के बारे में भी जाना है।